हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का आधा पोर्शन किया था। बाकी का पोर्शन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो आइए अब हम अपना ये चैप्टर आगे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने 6 टॉपिक किए थे, आज 7वां टॉपिक करेंगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने उस दिन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग शुरू किया था। मैंने उस दिन भी आपको बताया था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह किसी बिल्डिंग के लिए उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह किसी अच्छे अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए उसका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग मजबूत होना चाहिए। दिस चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम सबसे पहले देखते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है व्हेन वी स्टार्ट ए बिजनेस, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं बिजनेस जो है वो लंबे समय के लिए चलेगा। हम ये कभी नहीं सोचते कि मेरे बाद बिजनेस का क्या होगा, हम ये सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, बिजनेस चलता चला जाएगा। आप देखिए बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो पिछले 100 साल से, 150 साल से या उससे भी अधिक समय से बिजनेस चल रहे हैं। आप फोर्ड मोटर्स देख लो, आप GE इलेक्ट्रिकल्स देख लो, ये बहुत पुरानी कंपनियां हैं। पता नहीं किसने शुरू की थी, तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी उन फैमिलीज की ये बिजनेस कर रही हैं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है जब हम बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा। इस अजम्पशन को मानने से क्या होगा? इस अजम्पशन को मानने से जब हम अपने बिजनेस में कोई एक्सपेंस करेंगे, कोई खर्चा करेंगे, तो उसको सेग्रीगेट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर कोई खर्च किया और कोई चीज़ लेके आए और वो जो चीज़ है वो हमारे बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए इस्तेमाल होगी, से हमने प्लांट खरीदा या मशीनरी खरीदी, तो जब भी हम कोई मशीनरी खरीदते हैं तो ये सोच के चलते हैं मशीन जो है वो 10-12 ईयर 15 ईयर हमारे बिजनेस में काम आएगी, या कई बार 20-25 ईयर्स तक भी वो मशीन हमारे बिजनेस में काम आती है। तो इस कंसेप्ट के लिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जब हम मानेंगे तो हम अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक लॉन्ग टर्म जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको एज एन एसेट अपनी बैलेंस शीट में, अपनी बुक्स में लिखेंगे। हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर करके आगे उसकी वैल्यू कम करते चले जाएंगे। और जो एक्सपेंसेस हमें लिमिटेड पीरियड के लिए बेनिफिट देंगे उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। जैसे आपने रेंट दिया फैक्ट्री बिल्डिंग का, आपने 1 महीने का रेंट दिया, 1 महीना खत्म, रेंट की वैल्यू खत्म। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग के बारे में आपने सुना होगा। जब भी आप कभी किसी ब्याह शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, तो आप मैचिंग करते हो। आप कहते हो यार सूट तो डाल लिया, टाई कौन सी मैच करें, या टर्बन कौन सी मैच करें, या सूट है इसके नीचे शर्ट कौन सी मैच करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे मैचिंग जो है कुछ अलग तरह की मैचिंग है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ों की मैचिंग करनी है। कौन सी 2 चीज़ों की? एक तो पीरियड की मैचिंग करनी है, एक हमें पीरियड की मैचिंग करनी है। पीरियड की मैचिंग करने का मतलब है हम जिस साल की, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम देख रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस को माइनस करना है। सेम ईयर इनकम में से सेम ईयर एक्सपेंस को माइनस करना है। हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेम ईयर इनकम में से सेम ईयर के एक्सपेंसेस माइनस करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको 2022-2023 में 20 लाख की सेल हुई है, तो आप उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं वो 2023
2023 के ही माइनस करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोले कि 3 साल पहले मेरे को 15 लाख का लॉस हुआ था या 10 लाख का लॉस हुआ था, तो मेरे को तो भी कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ बिकॉज तब मेरे को इतना लॉस हुआ था, तो ऐसा नहीं होगा, हम उस लॉस को नहीं मानेंगे। वो जो लॉस था वो हमने 3 साल पहले जब अकाउंट्स बनाए थे उसमें हमने ट्रीट कर लिया होगा। हमें इसी साल के इनकम में से इसी साल के एक्सपेंस माइनस करने हैं टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। मैचिंग कंसेप्ट है। पहला मैचिंग क्या करना है, पीरियड मैच करना है, सेम फाइनेंशियल ईयर में से सेम फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस को माइनस करना है। सेकंड मैचिंग क्या करनी है, जिस चीज को बेचा है, जिस चीज को बेचा है उसी के एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करने हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, मान लो मैं कहता हूं कि मैंने एक फ़ोन खरीदा है सैमसंग A22 20,000 का बाय, और आईफोन मेरे पास पुराना पड़ा था वो मैंने बेच दिया है 70,000 का। ध्यान से समझना, सैमसंग का A22 A22 मेरे पास एक फ़ोन है, वो मैंने नया लिया है 20,000। मेरे पास आईफोन 14 था वो मैंने बेच दिया है 70,000 का। मुझसे टूट गया था, मुझसे गिर गया था, मुझे पसंद नहीं, बट सो एवरी रीजन मैंने उसको 70,000 में बेचा और एक नया फ़ोन खरीद लिया 20,000 का A22। तो मुझे आप बताइए कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे इस ट्रांजैक्शन में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे 50,000, सम विल से प्रॉफिट 50,000। नहीं, ये रॉन्ग है, प्रॉफिट नहीं हुआ हमें। क्यों नहीं हुआ? हमने बेचा आईफोन 14, आईफोन 14 कितने का बेचा? 70,000 का। प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें आईफोन 14 की परचेज प्राइस पता होनी चाहिए थी, वो हमें नहीं पता। लेकिन हमने खरीदा कौन सा है? A22 सैमसंग का। बोथ प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम, तो इसलिए हमने दो चीज़ों की मैचिंग करनी है। दोनों चीज़ें क्या हैं? पहली मैचिंग थी हमने पीरियड मैच करना था कि सेम ईयर की इनकम में से सेम ईयर के एक्सपेंस को माइनस करना है, और दूसरी मैचिंग करनी है सेम प्रोडक्ट जिसको आपने बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ प्रोडक्ट एक बेच रहे हैं, एक खरीद रहे हैं और दूसरा बेच रहे हैं, तो इस केस में वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द एंटरप्राइज। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? इसको हम लिखेंगे सेम प्रोडक्ट CP और सेम प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। उसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में से उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये था आपका मैचिंग कंसेप्ट। उसके बाद है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। एज द नेम सुजेस्ट, ड्यूल मतलब डबल, ड्यूल मतलब डबल। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है जब भी हम अपने बिजनेस में अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? टू एस्पेक्ट। जैसे कहते हैं हेड एंड टेल, एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। उसी तरह अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, दो गिविंग ऑफ बेनिफिट एंड टेकिंग ऑफ बेनिफिट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आपको आए और आपको कोई बेनिफिट दे जाए और उसके बदले में आपसे कुछ ना ले, पर्टिकुलरली बिजनेस में। हाँ, चैरिटी में ऐसा हो सकता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। अगर
आप भी, आपके पापा लोग, आपके घर वाले कोई बिजनेस करते हैं तो आपने देखा होगा, आप कभी किसी को फ्री में कुछ नहीं देते, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको फ्री में कभी कुछ दे के जाता है। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है हम जब भी रिकॉर्ड करेंगे दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, गिविंग ऑफ बेनिफिट एंड टेकिंग ऑफ बेनिफिट। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से इक्वल होगा। तो इसको आप, अगर हम इसको थोड़ा और इलेबरेट करें, अगर हम इसको कुछ और लिखकर करें तो आप देखोगे इससे हमारी एक इक्वेशन बनती है, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज। जो एसेट्स होती हैं वो इक्विटीज के बराबर होती हैं। इक्विटीज क्या होती हैं? इक्विटी को हम कह सकते हैं ओनर इक्विटी और आउटसाइडर इक्विटी। देखो, इक्विटीज को हम ओनर इक्विटी भी कह सकते हैं, आउटसाइडर इक्विटी भी कह सकते हैं। ओनर इक्विटी इज आल्सो नोन एज कैपिटल और आउटसाइडर इक्विटी को हम कहते हैं लायबिलिटीज। तो ये आपकी इक्वेशन लिख ली, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आप छोटे से छोटी बिजनेस को लेके या बड़े से बड़े बिजनेस तक कहीं भी चले जाएं, कुछ भी करें, जहां भी अकाउंट्स बनाएंगे ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट लगने से ये जो इक्वेशन है इट इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें हमें ये सारा का सारा अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनानी होगी, वी विल डू इट लेटर ऑन। अभी के लिए ये इक्वेशन जो है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन बनेगी ही बनेगी। और जब ये इक्वेशन बनेगी, इसी इक्वेशन की वजह से हम अपने अकाउंट्स को डबल एंट्री अकाउंटिंग भी कहते हैं, डबल एंट्री। और इसी की वजह से एक तो हम इसको डबल एंट्री कहते हैं, दूसरा बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से ही जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमेशा मैच होती है। अगर कभी किसी सम में, अगर कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कभी कहीं पे भी अगर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती एंड में, तो हम ये कहते हैं हमारा क्वेश्चन गलत है और यहाँ वी हैव कमिटेड ए मिस्टेक समवेयर इन द अकाउंट्स, दैट इज व्हाई वी वर नॉट एबल टू मैच द बैलेंस शीट। तो ये हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट था। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आती है, थोड़ा सा फिर से 2 लाइनों में एलैबोरेट कर दूं। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, गिविंग ऑफ बेनिफिट एंड टेकिंग ऑफ बेनिफिट। हमने एक किसी को कुछ दिया, उसके बदले में उसने हमें कुछ दिया। आप कभी भी देख लेना, बिजनेस के अंदर आप कभी किसी को फ्री में पैसे नहीं दे के आओगे, आप कभी किसी को फ्री में प्रोडक्ट नहीं दोगे। देखिए, आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा आए और बोले सर ये लो 50,000 रुपया, किस चीज़ के, ऐसा रख लो, वैसे मैंने पढ़ना नहीं है पर रख लो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मुझे डोनेशन नहीं करेगा, ये मेरा प्रोफेशन है। वो मुझे पैसे देगा तो बदले में मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उसको टीच करूं, उसको कोई काम करवाऊं। तो गिविंग ऑफ बेनिफिट, अब मेरे केस में इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। अगर मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आया, तो बच्चा पढ़ने आया, उसको क्या मिलेगा? उसको एजुकेशन मिलेगी और मुझे क्या मिलेगा? मेरी फीस। गिविंग ऑफ बेनिफिट और टेकिंग ऑफ बेनिफिट। टेकिंग ऑफ बेनिफिट, मेरा टेकिंग ऑफ बेनिफिट क्या है? आई एम गेटिंग माई फीस एंड उसका व्हाट आई एम गिविंग टू हिम द एजुकेशन, उसका बेनिफिट है गेटिंग ऑफ एजुकेशन। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गिविंग ऑफ बेनिफिट वो क्या दे रहा है? कैश दे रहा है और व्हाट ही इज गेटिंग? एजुकेशन। तो उसके बाद आपको बताया था इस
ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के कारण ही हमारे अकाउंट्स में हर जगह डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से हमेशा मैच करना चाहिए और एसेट जो है वो इक्विटीज के बराबर होनी चाहिए। एसेट इक्विटीज को हम ओनर्स इक्विटी और आउटसाइडर इक्विटी में डिवाइड कर सकते हैं और ओनर्स इक्विटी इज आल्सो नोन एज कैपिटल एंड आउटसाइडर इक्विटी इज नोन एज लायबिलिटीज। तो अब हम इससे एक इक्वेशन बनती है विच इज नोन एज एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसी की वजह से डबल एंट्री सिस्टम इसको कहते हैं, इसी की वजह से बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन क्या कहता है? सबसे पहले देखो कि रेवेन्यू क्या होता है। जो हम काम करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशन करते हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे हम लैंड ओनर हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को रेंट पे दिया हुआ है, व्हाटसोएवर इज द वर्क, उस काम को करने से जो पैसा प्राप्त होता है या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। देखो मान लो एक शॉप है, आप रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहे हो, आपने 2 शर्ट्स बेची, जो पैसा आया दैट इज योर रेवेन्यू। आई एम अ टीचर, आई एम गेटिंग फीस इज माई रेवेन्यू। अ पर्सन हु इज, उसका एक ही काम है, उसने 10, 15, 20 प्रॉपर्टीज बनाई हैं, सबको रेंट पे दिया है, उनसे रेंट कलेक्ट करता है, तो वो रेंट उसका रेवेन्यू है। तो पहला तो था कि रेवेन्यू क्या है, जो काम करने से पैसा प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। किसी के लिए सेल, किसी के लिए फीस, किसी के लिए रेंट। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन, तो वो कहता है कि रेवेन्यू रियलाइज कब होगा, कब मानेंगे कि रेवेन्यू रियलाइज हो गया। रेवेन्यू रियलाइज तब होगा जब टाइटलशिप चेंज होगी, जब ओनरशिप चेंज होगी। मान लो एक शॉप की एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हम रेडीमेड गारमेंट शॉप पे गए, आप लोग गए, आपने वहाँ पे एक पैंट शर्ट खरीदी, ठीक है, आप गए, अभी खरीदी नहीं है, आपने उनको बोला भैया पैंट शर्ट दिखाओ, देख लो, आप 20 देख लो, 50 देख लो, अभी तक रेवेन्यू रियलाइज नहीं हुआ शॉपकीपर को। आपने कहा ये मुझे अच्छी लगी है, अभी भी रियलाइज नहीं हुआ। एज सुन एज आपने उसको परचेज किया, आपने ट्रायल लिया, आपने कहा यस दिस इज परफेक्ट फॉर मी, आई एम गोइंग टू बाय दिस, ये मैंने ले ली है, अब आप इसे किसी को मत बेचो, तो वो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब उसके पैसे आप अभी दे दो या महीना बाद दो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मान लो आपने, एक और केस लेते हैं, आपका नॉन था शॉपकीपर, आप कपड़े लेके आए, घर आके आपने वियर कर लिए, अभी दुकानदार को बोल के आए थे भैया पसंद आएंगे तो रखेंगे, नहीं पसंद आए तो वापस कर जाएंगे, लेकिन आप घर आए, आपने वियर किया, नए कपड़े वियर करके आप घूमने फिरने चले गए। अब आपने डालनी है तो टाइटलशिप चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गई, तो आपने वो कपड़े खरीद लिए हैं ऐसा माना जाएगा। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन में रेवेन्यू कब रियलाइज होगा, जब ओनरशिप चेंज हो जाएगी, जब टाइटल चेंज हो जाएगा, चाहे कैश पे चाहे क्रेडिट पे। तो इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये इसलिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने सेल किस पीरियड में की है। पिछले कंसेप्ट में मैंने आप मैचिंग कंसेप्ट में बताया था, जिस ईयर की इनकम होती है उसी ईयर के एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो जब तक हमें यही पता नहीं होगा ये जो सेल करी है वो किस ईयर की है, तो हम उसको किस ईयर में डालेंगे, ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इससे हमारे अकाउंटिंग की ऑथेंटिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब है कि हमें रेवेन्यू कब हुआ ये हमें रिकॉग्नाइज करना है, वो पॉइंट ऑफ टाइम, वो डेट हमें फाइंड आउट करनी है व्हेन द रेवेन्यू हैज बीन रियलाइज्ड बाय द बिजनेस। नेक्स्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या है, इससे पहले कि कंसेप्ट समझें हम एक चीज समझेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। एक तो होता है ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा होता है सब्जेक्टिविटी।
क्या आपको पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको सर होंगे 30-40, तो ये सब्जेक्टिविटी है। अच्छा, आपके मम्मा आपसे पूछते हैं बेटा आई एम गोइंग टू कुक राइस टुडे, तो आप कितने चावल खाओगे? मम्मा मैं कैसे बताऊं? आप कैसे बताओगे? क्या आप चावल को गिनोगे? नहीं। अगर बताना ही है तो आप बोलोगे मम्मा क्वार्टर प्लेट या हाफ प्लेट या फुल प्लेट या बड़ी वाली प्लेट या बाउल। तो ये सारे सब्जेक्टिविटी है। आप चावल के दाने, राइस के दाने गिन नहीं सकते हो। जहां आप अंदाजे से बात कर रहे हो वो सब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी होता है पिन पॉइंट बताना। मैं पूछूं हाँ जी बेटा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? सर हमारे स्कूल में 3 सेक्शन है, ABC, 40 ईच सेक्शन में 40 स्टूडेंट है, दे आर 120 स्टूडेंट इन कॉमर्स सेक्शन। तो ये है ऑब्जेक्टिविटी। मम्मा ने पूछा बेटा आलू वाला परोठा बन रहा है, कितने खाओगे? मम्मा 2, ऑब्जेक्टिविटी। मम्मा 2-3, सब्जेक्टिविटी। मम्मा पता नहीं बनाओ, सब्जेक्टिविटी। जब आप पिन पॉइंट कोई चीज़ बताते हो तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, एंड जब आप अंदाजे से बात करते हो तो सब्जेक्टिविटी। तो अब हम करेंगे वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। आधा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिविटी है क्या, तो ये किसके बारे में बात करेगा। अब ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है हम अपने अकाउंट्स में, बुक्स में जब अकाउंट्स बनाएंगे, जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जब कुछ काम करेंगे, तो दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। बायस क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं पक्षपात करना। पक्षपात क्या होता है? पक्षपात होता है अगर चीज मेरी है तो अच्छी है, अगर दूसरे की है तो खराब है। अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि टीचर जो होते हैं स्कूल में वो थोड़ा सा पार्शियल रहते हैं। अगर उनको कोई बच्चा, लड़का या लड़की अच्छे लगते हैं तो वो थोड़ा सा भी अच्छा काम करे तो उनको काफ़ी सारी शाबाशी मिल जाती है। और कोई बच्चा दूसरा जो उनको अच्छा नहीं लगता, अच्छे नंबर ले भी ले तो मन में लगता है यार ये नकल मार के लेके आया होगा। तो जो जिनके प्रति बायस्ड है, फेवर्ड हैं टीचर, तो कई बार वो नकल मार के भी नंबर ले लें तो टीचर कहता है कि नहीं नहीं ये तो अच्छा बच्चा है, इसने तो अच्छे नंबर लिया है, इज़ ए गुड स्टूडेंट। तो बायस होता है पक्षपात करना, फेवर में या अगेंस्ट। अगर आप गलत को भी सही कह रहे हो तो आप फेवर में हो, और अगर आप सही को भी गलत कह रहे हो तो आप फेवर में नहीं हो। तो हम बात कर रहे थे वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट की। मैंने इसमें कहा ऑब्जेक्टिविटी मस्ट बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो आप काम, जो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव। मतलब जो है जैसा है वैसा ही बताना, बायस नहीं करना। आपको चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छा लिख दो, आपको बुरी लगती है तो आप उसके बारे में नहीं लिखो, ऐसा नहीं करना। आपको जो दिख रहा है जैसा है वैसा ही करना, और जो आपने रिकॉर्ड किया है उसको वेरीफाई किया जा सके। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? मान लो वेरीफाई करने का सीधा सा तरीका है कि जो चीज़ हमने खरीदी है उसका हमारे पास बिल होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, उसका वाउचर होना चाहिए। देखो जब तक हमारे पास बिल नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो हम उसको सही नहीं मान पाते। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज सिटीजन का एक कैलकुलेटर आता है, चेक एंड करेक्ट। मान लो ये मार्केट में 250 का मिलता है। मान लेते हैं 300 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ दिस सिटीजन कैलकुलेटर इज 250 रुपीज़ पर यूनिट। मान लीजिए मैं कैलकुलेटर लेके आया, मुझे इसका रेट नहीं पता था, मैं मार्केट गया, मुझे किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, तो मैं इसको लेके आया 450 का। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चलो यार कैलकुलेटर टूट गया था, नया लाना ही था, गए थे ले आए। आई गोट इट एट 450। सपोज यू आस्क मी सर ये कैलकुलेटर कितने का लेके आए, तो आई विल से बेटा आई बॉट इट फॉर 450। 500 मांग रहा था, मैंने 450 दिए।
तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? आप बोलोगे सर अच्छा हम ही रह गए बेवकूफ़ बनाने को, सर कहीं से भी 250 का मिल जाता है, आप इसको 450 का कहाँ से लेके आए? मैं कहा यार मैं तो मार्केट से गया तो उसने मेरे को दिखाया, कहता सर ये बढ़िया है, तो मैंने तो 450 दे दिए। तो आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हो कि सर यार हमें ना ब्लफ कर रहे हैं, एक छोटे से कैलकुलेटर के पीछे 250 रुपया या 200 रुपया बढ़ा के बोल रहे हैं, तो सर यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा सर, क्या कैसी बातें कर रहे हो यार आप? अच्छा अभी आप मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। मैं कहा यार वेट, मैंने अपने ड्रार खोला, उस पर से बिल निकाल के दिया। मैं कहा ये देखो बेटा बिल, और ये मैंने पेमेंट भी UPI से करी है, ये मैंने 450 की पेमेंट करी है। आपकी थिंकिंग अब बदल जाएगी, आप सोचोगे यार अभी आप सोच रहे थे कि टीचर जो है, जो सर हैं, ये ना मतलब हमें ब्लफ कर रहे हैं एक छोटे से कैलकुलेटर के पीछे, लेकिन आपका अब सोचने का ढंग बदल जाएगा। अब आप कहोगे नहीं सर आपको लूट लिया उसने। अब आपको लगेगा कि सर ठीक है, बिकॉज पहले क्या था, पहले मेरे पास बिल नहीं था, जब मैंने बिल प्रोड्यूस किया तो ऑथेंटिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी आ गई मेरी बात में। तो आप इसको मानोगे कि हाँ यार सर आपके साथ किसी ने गलत किया, तो आप लूट आए हो, उस बंदे ने आपको लूट लिया है, तो आपको आगे से बी केयरफुल, अभी वापस हो सकता तो कर दो, मेरे साथ जाके 250 का ले आओ। तो ये ऑब्जेक्टिविटी में कि जो भी है उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कन्विंस अदर पर्सन। उसके बाद है जी कंसिस्टेंसी अप्रोच। अब है जी कंसिस्टेंसी अप्रोच। सर 2 से 3 पॉइंट है, रफली 10 मिनट्स और लगेंगे। कंसिस्टेंसी अप्रोच क्या है? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या मीनिंग है ये हमें पता होना चाहिए। देखो कंसिस्टेंट का मीनिंग समझने के लिए अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें चेतेश्वर पुजारा की, चेतेश्वर पुजारा इज़ ए कंसिस्टेंट प्लेयर, हर मैच में आता है 40-50 40-50 बना जाता है। दूसरी तरफ है SKY स्काई, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल गया तो सेंचुरी, नहीं चला तो हो सकता है 0 पे आउट हो जाए। तो सूर्य कुमार यादव इज नॉट ए कंसिस्टेंट प्लेयर, वेयरएज चेतेश्वर पुजारा इज ए कंसिस्टेंट प्लेयर। अगर मान लो आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, एक और एग्जांपल लेते हैं, आप गाड़ी चलाते हो। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप देखो आप कंसिस्टेंट स्पीड पे नहीं चलाते, कभी आप 60 पे चला रहे हो, सड़क खुली आ गई तो 120 पे भी जा रही है, 140 पे भी जा रही है। लेकिन प्रोफेशनल ड्राइवर जो हैं, अगर आप कभी गाड़ी किराए पे लेते हो, कहीं जाते हो, तो आप देखना प्रोफेशनल ड्राइवर जो होते हैं वो गाड़ी को एक ही स्पीड में चलाएंगे। आप उनको बोलो भैया धीरे कर लो, तो कहते नहीं इससे धीरे क्या चलाएं। आप बोलो भैया थोड़ा स्पीड कर लो, नहीं नहीं ज़्यादा दूर जल्दी जाके हमने क्या करना है, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। इफ़ द कार इज़ स्मॉल तो वो 80 के आसपास स्पीड रखते हैं अपनी। उनकी देखना सुई देखना, उनकी सुई जो स्पीडोमीटर की सुई है वो 80 पे रहती है। इट मीन्स दे आर ड्राइविंग देयर कार एट ए कंसिस्टेंट स्पीड ऑफ 80 kmph, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन अगर गाड़ी बड़ी है और वो हाईवे पे या एक्सप्रेस वे जा रहे हैं तो वो फिर 120 के आसपास स्पीड अपनी मेंटेन करके चलते हैं। तो ये होता है कंसिस्टेंट। अब हम बात करेंगे अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी क्या होती है। अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम अकाउंट्स बनाते वक्त जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो मेथड फॉलो करेंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। ये नहीं कि कल कुछ और लगाया आज कुछ और लगा दिया, कल हमने मेथड ये लगाया था विच वाज बेनिफिशियल टू अस एट द टाइम, तो आज चेंज सिनेरियो में हम नया मेथड लगा लें, ये नहीं करेंगे। एक और चीज़ इसी के साथ एक एग्जांपल देता हूँ। पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको बता रहा था क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। देखो ये क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। CP स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस, MP स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस, ठीक है। विच एवर इज लेस का मतलब कि दोनों में से जो कम है हम अपनी
क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है उसकी वैल्यूएशन उसी रेट पे करेंगे जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में कम है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस है आपकी 1,00,000 रुपया और मार्केट प्राइस है 1,50,000 रुपया। आपने कोई चीज़ खरीदी थी, ऑल ऑफ सडन मार्केट में शॉर्टेज आ गई है, जैसे आजकल टमाटर्स की शॉर्टेज है, तो आज सभी लोग टमाटर के पीछे भाग रहे हैं। इसी तरह समय समय पर किसी चीज़ की शॉर्टेज आ जाती है मार्केट में, तो किसी चीज़ की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। तो मान लो आपने 1,00,000 रुपए की चीज़ खरीदी थी, अभी आपके पास पड़ी है वो चीज़, आपने खरीदी थी 1,00,000 रुपए की, लेकिन मार्केट में आज उसका प्राइस 1,50,000 है। तो आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे दोनों में से जो लेस है 1,00,000 पे। तो इस रूल को हम हमेशा फॉलो करेंगे। अगर एक बार विच एवर इज लेस किया तो फिर हमेशा ही विच एवर इज लेस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो इट विल चेंज योर प्रॉफिट अगेन एंड अगेन, एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी, योर ऑथेंटिसिटी ऑफ द अकाउंट्स विल हार्म बाय डूइंग दिस। कंसिस्टेंसी के बाद और भी जितने भी मेथड है कंसिस्टेंसी में, चाहे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट। तो उसके कैलकुलेट करने के लगभग हमारे पास 10 मेथड है, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एट दिस पॉइंट, बिकॉज आपने अभी डेप्रिसिएशन के चैप्टर पे नहीं पहुंचे। और वैसे भी आपके सिलेबस में 2 ही मेथड हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, ओवरऑल दे आर 10 मेथड्स। तो हम मेथड हर बार चेंज कर दें तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है, प्रॉफिट कम या ज़्यादा दिखेगा, जो हमारे अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी के लिए सही नहीं होगा। नेक्स्ट करेंगे एक्रियल अजम्पशन। एक्रियल अजम्पशन क्या कहता है? जैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में मैंने आपको बताया था, हमें ये डिसाइड करना है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया, उससे थोड़ा रिलेटेड है ये एक्रियल कंसेप्ट। एक्रियल कंसेप्ट कहता है जिस साल की इनकम है, जिस साल आपने काम किया है, कैश हो सकता है आप बाद में 2 महीना बाद में रिसीव करो, हो सकता है कैश आपका एडवांस रिसीव हो जाए, लेकिन काम जिस पीरियड में किया है इनकम उसी पीरियड की गिनी जाएगी। सिमिलरली जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस उस पीरियड से रिलेट किए जाएंगे जिस पीरियड में आपने बेनिफिट लिया है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने रेंट पे जगह ली है, हमारा ऑफिस जो है ऑन रेंट, तो ये रेंट है 15,000 पर मंथ। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में रेंट जो होता है वो एडवांस पे करते हैं, लेकिन इन केस यहाँ हमने 31 मार्च 23 को हमारा अकाउंट, हम 24 ले लेते हैं, 31 मार्च 2024 को हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा। तो इस महीने का किराया हमने एडवांस नहीं दे पाए, कुछ कारण था, हमारा हाथ टाइट था, हमारे पास कैश नहीं था। हमने ओनर को बोला भैया हम ये किराया आपको अप्रैल में दे देंगे। वो कहता चलो कोई बात नहीं जी, आप कितनी देर से काम कर रहे हो, 1 महीने की कोई बात नहीं है, अब अप्रैल में 2 महीने का दे देना। तो 31 मार्च को रेंट जो है हमने नहीं दिया, हमने दिया कब? अप्रैल में। मार्च का महीना हमने उनकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद उसका जो रेंट मार्च का रेंट था वो हमने मार्च में देने की बजाय नेक्स्ट मंथ अप्रैल में दिया। तो जो अप्रैल में रेंट दिया 15,000 इस महीने का, वो बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 को। तो ये एक्रियल कंसेप्ट है। आप पे कभी भी करो, बाद में करो या पहले करो, लेकिन जिस पीरियड में आपने बेनिफिट
उठाया है उस पीरियड की इनकम गिनी जाएगी, उस पीरियड का एक्सपेंस गिना जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो हमारी जो ऑथेंटिसिटी है अकाउंट्स की, जो हमारा प्रॉफिट है वो ठीक नहीं आएगा। लास्ट है जी कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है जब हम कोई चीज खरीदेंगे अपने बिजनेस के अंदर, हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक एग्जांपल्स नहीं लेंगे, हम डोमेस्टिक को अपने दिमाग से निकालो, सिर्फ ये देख के चलो कि आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो। अगर हम बिजनेस में कोई चीज़ खरीदेंगे तो उस चीज़ को जिस रेट पे खरीदेंगे, जिस रेट पे बाय करेंगे, मार्केट से परचेज करेंगे, उस रेट पे अपनी बुक्स में शो करेंगे। जिस रेट पे परचेज करेंगे उसी रेट पे बुक्स में शो करेंगे। बुक्स में क्या करेंगे? एक्चुअल प्राइस जो होगा उस पे शो करेंगे। अब आप कहोगे सर एक्चुअल प्राइस में करते हैं और कौन सा प्राइस है? देखो मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके घर के पास, आपकी गली में, आपकी कॉलोनी में एक कोई प्रॉपर्टी है, बंद पड़ी है पिछले 20 साल से, और उसका ओनर जो है वो अब्रॉड चला गया अलोंग विथ हिज फैमिली। उसे नहीं पता कि 20 साल में इंडिया में क्या चेंजेस आए हैं। ही नेवर केम बैक टू इंडिया सिंस। तो आपके कांटेक्ट में है, आपको पता है जो प्रॉपर्टी 20 साल पहले 1 लाख रुपए की थी, आज वो बढ़ के मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई है। अब वो व्यक्ति वहाँ बैठा आपसे फ़ोन पे बात करता है, यार वो मेरा घर था यार, उसको क्या करना है, कुछ भी नहीं है, खंडर हो गया होगा, बेचना है यार, कोई कस्टमर ढूंढ। तो अब आप यहाँ क्या करोगे? आप कहोगे यार इसको क्या पता क्या रेट है, वो तो 20 साल पहले चला गया। तो आप कभी भी 2 करोड़ पे उसको नहीं खरीदोगे। तो वो सोच रहा है कि यार 20 साल में क्या हो गया होगा, लाख का 10, 20, 25, 50 हो गया होगा, कुछ भी है। तो आप उसको अगर 50 लाख में खरीद लेते हो, मान लेते हैं कि आपने जस्टिफाई किया, उसको 50 लाख में बेच दिया, खरीद लिया, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी है 2 करोड़ रुपया। अब उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि मेरी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी। तो जो प्रॉपर्टी पहले 10 लाख की थी 20 साल पहले, आज उसको 50 लाख मिल गया, ही विल बी वेरी हैप्पी कि यार मेरे को फालतू सा घर पड़ा था टूटा फूटा, उसका मेरे को 50 लाख मिल गया। बट मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज 2 करोड़। देखो आपने परचेज किया, बाय प्राइस क्या था 50 लाख और मार्केट प्राइस 2 करोड़। तो इस केस में आप अपनी बुक्स में उस पीस ऑफ लैंड को किस रेट पे शो करोगे? 50 लाख पे। आपने तो 50 लाख में खरीदा है ना, आपका तो जेब से 50 लाख गया है ना, तो आप उसको 50 लाख पे ही शो करोगे। अब ये मार्केट प्राइस है, इस पे शो नहीं करेंगे। हाँ, जब आप बेचोगे तो मान लेते हैं आपने 2 करोड़ में बेच दिया या 2.5 करोड़ में बेच दिया, उस केस में आपको प्रॉफिट आएगा। जब आप बेचोगे 2.5 करोड़ का तो 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट आएगा। अब हमने इस प्राइस पे 50 लाख पे शो किया है, 2 करोड़ पे नहीं शो किया। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, अभी बेचा नहीं है, हमने 2 करोड़ रुपए वाली एसेट को 50 लाख में खरीद लिया। तो बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। नहीं, इसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे। क्यों? हमने चीज़ खरीदी है,
खरीदते वक्त कभी प्रॉफिट नहीं होता। जब तक आप सेल नहीं करोगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सेल करने पर भी हम प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन सेल से पहले हम इसको प्रॉफिट को नहीं मानेंगे। इसलिए ठीक है, 2 करोड़ की चीज़ हमने अपना दिमाग लगाया, हमारे स्टार्स अच्छे थे, हमारे लिंक अच्छे थे, हमने झूठ बोला, उसने सच सुना, क्या किया, डजंट मेक एनी डिफरेंस। द प्रॉपर्टी हुज मार्केट वैल्यू इज 2 करोड़, तो उसको हमने 50 लाख में खरीदा, तो हम अपनी बुक्स में 50 लाख पे ही शो करेंगे। तो ये जो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट था, ये कहता है कि कोई भी चीज़ जिसको हमने जिस प्राइस पे खरीदा है उसी प्राइस पे शो करेंगे। वैसे आपको पता है कॉस्ट का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? अगर जो कॉस्ट की बात करें तो इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? इसका डिक्शनरी मीनिंग अगर आप याद रखो तो आपको कभी इसका डिक्शनरी मीनिंग याद रखो तो कॉस्ट कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। कॉस्ट का डिक्शनरी मीनिंग है प्राइस पेड फॉर समथिंग। प्राइस पेड फॉर समथिंग, तो कॉस्ट का मतलब है प्राइस पेड फॉर समथिंग। तो इससे हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो फिर भी अगर कभी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो और एलेबोरेशन चाहिए हो, और डिटेल चाहिए हो, तो मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको और डिटेल उस पॉइंट की दे दी जाएगी। फॉर द टाइमिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।